कहानी सुनोगे? तो चलो सुनो। इस कहानी में मैंने अपनी पूरी जर्नी बिल्कुल डिटेल में बताई है। तुम्हें इसमें कहीं ना कहीं अपनी कहानी भी दिखेगी। स्कूल के स्ट्रगल से लेकर एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने तक का पूरा सफर, सब कुछ यहाँ शेयर करूंगा। इस कहानी से तुम्हें दो चीजें मिलेंगी। पहली, कॉन्फिडेंस कि अगर ठान लो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एंड दूसरी, समझ कि एक फ्रीलांसर की स्ट्रगल क्या होती है एंड कितना मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही कोई 3-4 साल में 1 करोड़ नहीं कमा लेता। बट तुम तो यहाँ ये जानने आए हो कि फ्रीलांस से पैसे कमा सकते हैं या नहीं। शॉर्ट आंसर है हाँ, कमा सकते हैं। पर अगर डिटेल में जानना है कि मैंने एक फ्रीलांस डिजाइनर बनने तक का सफर कैसे तय किया, तो तुम्हें पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरी कहानी शुरू होती है झारखंड के एक छोटे से टाउन में, जहां 1995 में मेरा जन्म हुआ। बचपन से ही मुझे पेंटिंग, 3D आर्ट एंड क्राफ्ट का काफी शौक था। स्कूल में भी मैं आर्ट में सबसे अच्छा था और कई अवार्ड्स भी जीते। मुझे लगा कि लाइफ में सिर्फ आर्ट ही करना है और सब सेट हो जाएगा। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने का एक अलग ही चैलेंज होता है। बचपन से ही हमें सिखा दिया जाता है कि बड़े होकर पैसे कमाने हैं, घर की गरीबी दूर करनी है। पेरेंट्स चाहते हैं कि हम एक सेफ करियर चूज करें जिसमें जॉब की गारंटी हो। इस वजह से मेरे स्कूल में साइंस और मैथ्स कंपलसरी हो गया और आर्ट बस एक हॉबी बनकर रह गया। पर मैंने कभी आर्ट छोड़ना नहीं चाहा। 11th में साइंस ली और एक बड़े शहर में शिफ्ट हो गया। वहाँ जाके समझ आया कि कंपटीशन क्या होता है। मेरे होम टाउन में लोग चिल कर रहे थे और अभी भी चिल ही कर रहे हैं। और शहर में स्टूडेंट 12th का सिलेबस तक कवर कर चुके थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट नए स्टूडेंट को पीछे से सिलेबस पढ़ाने को तैयार नहीं थी, तो मैं कोप अप नहीं कर पाया और 1 साल बर्बाद हो गया और मैं वापस अपने होम टाउन चला गया। ये वह मेरे स्ट्रगल का था। लेकिन इसी बीच मुझे एक नए रास्ते का पता चला, निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर मुझे आर्ट का शौक है तो मुझे वही ट्राई करना चाहिए। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और अगर क्रैक हो गया तो लाइफ सेट है। जब मैं वापस होम टाउन आया, मैंने कॉमर्स लेने का प्लान किया और साइड में निफ्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन घर वालों ने मुझे फिर से साइंस लेने के लिए फोर्स किया। साइंस का सिलेबस ऑलरेडी वास्ट था और आर्ट के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो गया। स्कूल के टीचर्स का प्रेशर अलग ही था और एक स्कूल पॉलिटिक्स में मैं फंस गया जिसमें टीचर्स मुझे लिटरली हेट करने लगे। इस वजह से डिप्रेशन में चला गया मैं। घर पे ताने, स्कूल में मार और बीच में मैं समझ नहीं आ रहा कि करूँ क्या। तो मैंने सोचा जो भी होगा देखा जाएगा, बस मुझे निफ्ट क्रैक करना है। उसके बाद मैंने पापा से एक स्मार्टफोन की जिद की ताकि रिसर्च कर सकूं। पैसे नहीं थे, लेकिन रोने धोने के बाद पापा ने 3500 का एक कार्बन का फोन दिलवा दिया। 2G इंटरनेट में रिसर्च मुश्किल थी, इसलिए रात में रिसर्च करता था जब बैंडविड्थ फ्री होती थी। इस वजह से स्कूल में ध्यान नहीं दे पाता था और एब्सेंट भी होने लगा और टीचर्स और भी ज्यादा जलील करने लगे। लोग मुझे मेंटली चैलेंज तक बोलने लगे। कॉन्फिडेंस छिन गई, डिप्रेशन और बढ़ गया और लगा कि शायद लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आर्ट ने मुझे बचाया। जब भी नेगेटिव सोच आती, मैं एक आर्ट वर्क बनाता और उसे देखकर खुद को शांति मिलती और इस तरह से आर्ट मेरा कोपिंग मैकेनिज्म बन गया। और क्योंकि मैं निफ्ट में फोकस कर रहा था, तो मैं अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और मेरा सिर्फ एक ही गोल था कि कैसे भी निफ्ट क्रैक करना है। निफ्ट का फॉर्म निकला। अब मेरे उसी दोस्त ने मुझे फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज किया और इन्फॉर्म किया। तो पापा से छुपाकर माँ से फॉर्म के पैसे मांगे और फाइनली फॉर्म फिल कर दिया। तभी एक और मुसीबत आ गई। मेरा बाइक एक्सीडेंट हो गया, पैर साइलेंसर से जल गया और मैं बेड रेस्ट में चला गया। पर मैंने इसका पूरा फायदा उठाया। स्कूल से ब्रेक मिला और पूरा टाइम निफ्ट के प्रिपरेशन में ही लगा दिया। प्री बोर्ड और निफ्ट का एग्जाम एक दूसरे के आसपास ही था। प्री बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं कर पाया एंड प्री बोर्ड में फेल हो गया। लेकिन निफ्ट का फर्स्ट राउंड एग्जाम अच्छा गया। निफ्ट में 2 राउंड होते हैं। पहला राउंड क्लियर करने पे सेकंड राउंड के लिए आप क्वालिफाई करते हो। तो मेरा पहला राउंड क्लियर हुआ और मैं सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो गया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पापा को फाइनली यकीन हो गया कि मैं सीरियस हूँ, तो उन्होंने सेकंड राउंड के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 10 दिन का क्रैश कोर्स करवा दिया। मैंने लास्ट राउंड का एग्जाम दिया और वो एग्जाम भी काफी अच्छा गया। और एक दिन वो भी आया जब मेरा रिजल्ट आया। मेरी ऑल इंडिया रैंक 1380 थी। फाइनली मैंने निफ्ट क्रैक कर लिया और हाँ, 12th बोर्ड्स में भी मैं 63% लाके पास हो गया। निफ्ट क्रैक करने के बाद मैंने एक एक करके उन सारे टीचर्स को कॉल किया जो मुझे जलील करते थे और मैंने कहा, सर मैंने निफ्ट क्रैक कर लिया है। उनकी आवाज सुन के समझ आ गया कि उनके हाथ से चाय का कप गिरने वाला है। मेरी जिंदगी अब एक सही डायरेक्शन में बढ़ने लगी थी। निफ्ट में एडमिशन मिलने के बाद मैं 7वें आसमान पे था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। कुछ महीने बीते और मुझे पता चला कि मैंने गलत डिपार्टमेंट चूज कर लिया है और धीरे धीरे डिसअपॉइंट भी होने लगा। लेकिन फिर मुझे सीनियर्स से पता चला कि निफ्ट से ग्रेजुएट होने के बाद आप किसी भी स्ट्रीम में शिफ्ट कर सकते हो। बस कॉलेज में रहते हुए आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। कुछ सीनियर्स ऑलरेडी अपनी स्किल डेवलप कर रहे थे और डिपार्टमेंट स्विच करने का प्लान बना रहे थे। मैंने उनसे इंटरेक्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के बारे में पता चल गया। ग्राफिक डिजाइन हर
आर्ट डिपार्टमेंट में था, क्योंकि बिना ग्राफिक डिजाइन के पोर्टफोलियो बनाना पॉसिबल ही नहीं था। उसके बाद मैंने अपने बड़े भाई से उसका एक पुराना लैपटॉप बोरो किया जिसमें सिर्फ 1 GB रैम था, एंड उस पर किसी भी तरह से मैंने कोरल ड्रॉ इंस्टॉल किया और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही मुझे समझ आ गया कि इस लैपटॉप में ज्यादा कुछ करना पॉसिबल नहीं है और ग्राफिक डिजाइन के लिए हाई परफॉर्मेंस एक्सपेंसिव लैपटॉप की जरूरत है। तब मैं कॉलेज के कंप्यूटर लैब में जाके ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। फ्री पीरियड्स में मैं कंप्यूटर लैब में ही पढ़ा रहता था। फर्स्ट ईयर निकल गया और निफ्ट की 2 महीने की ब्रेक आ गई। घर जाकर मैंने अपने माँ से कहा कि मुझे एक अच्छा लैपटॉप चाहिए ताकि मैं ग्राफिक डिजाइन सीख सकूं। मेरी डेडिकेशन देख के उन्होंने पापा को मना लिया और मुझे एक 50,000 का लैपटॉप दिलवा दिया जिसमें 8 GB रैम था और 2 GB एनवीडिया ग्राफिक्स था। मेरे लिए ये काफी था। उसके बाद मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर जुगाड़ किया एंड अगले 2 महीने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करता रहा। सुबह उठने से लेकर रात तक मैं सिर्फ डिजाइन पे ही घुसा रहता था। इस दौरान मैंने अपने काम को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भी शुरू कर दिया, जिससे मेरे कॉलेज में मेरा काम काफी पॉपुलर होने लगा और लोग मुझे प्रेज भी करने लगे। कॉलेज खुलने के बाद मैं अपने काम की वजह से पॉपुलर हो गया। सीनियर्स मुझे मेरे डेडिकेशन और काम के लिए प्रेज करने लगे। धीरे धीरे लोग मुझे हेल्प के लिए अप्रोच भी करने लगे। शुरुआत में लोग मुझे ट्रीट देकर काम करवाते थे, कभी लंच तो कभी कॉफी। मतलब बिना पैसे लिए भी मैं फ्री में काम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे मैं काम के बदले काम लेने लगा। सीनियर्स के ग्राफिक डिजाइन असाइनमेंट मैं करता था और उनसे अपने असाइनमेंट्स करवाता था। इस तरह सेकंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया। सेकंड सेमेस्टर से मैंने डायरेक्टली कैश पर काम करना शुरू कर दिया। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी मुझे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोच करने लगे। मुझे अभी भी मिनिमल चार्जेस ही मिलती थी, लेकिन मुझे समझ आ गया कि मेरे काम की वैल्यू है एंड लॉन्ग रन में मैं इससे पैसे बना सकता हूँ। सेकंड ईयर के एंड में फिर से 2 महीने की छुट्टी आई। इस बार मैं घर नहीं गया क्योंकि वहाँ इंटरनेट का इशू था और मुझे फ्रीलांस सीरियसली स्टार्ट करना था। मैंने कुछ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना शुरू किया और एक मुंबई बेस्ड कंपनी में 2 महीने की इंटर्नशिप मिल गई। मेरा काम था हर वीक 5 से 7 सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाना, जिसके लिए मुझे 3,000 रुपए पर मंथ मिलने वाले थे। इंटर्नशिप का फर्स्ट वीक ठीक ठाक गया, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये कंपनी कितनी बड़ी फ्रॉड है। पहले तो ये मुझे अपने फोन बैलेंस पे कॉल करने को कहते थे, जो कि एक बड़ा एक्सपेंस था उन दिनों में। फिर इन्होंने मुझे हर वीक 5-7 ग्राफिक्स के बदले हर दिन 5-7 ग्राफिक्स बनाने को बोल दिया। मैंने सोचा कि मंथ एंड होने तक रुकता हूँ, क्योंकि मुझे 3,000 रुपए पेमेंट का इंतजार था। लेकिन मंथ एंड आने के बाद भी मुझे पेमेंट नहीं मिली। मैंने सोचा कि शायद डिले हो रहा है और इस उम्मीद में मैं और 15 दिन बिना किसी पेमेंट के काम कर लिया। पर एक दिन जब मैंने उनसे पेमेंट की डिमांड की तो उन्होंने एक नया एक्सक्यूज दे दिया और मेरा इंटर्नशिप कैंसिल कर दिया। मेरा 45 डेज का काम पूरा वेस्ट चला गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। मेरा फ्रीलांस इंडस्ट्री पर से पूरा भरोसा ही उठ गया। मुझे लगा कि ये सब सिर्फ धोखा है और यहाँ सिर्फ लोगों का फायदा उठाया जाता है। 2016 में फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करना इतना कॉमन नहीं था और मुझे फ्रीलांस का कोई रियल पोटेंशियल पता भी नहीं था और ना ही मेरा काम उस लेवल का था कि मैं इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करूं। मैंने अपनी ये स्टोरी एक सीनियर को बताई जो ऑलरेडी एक डिजाइन एजेंसी के साथ फ्रीलांस कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक एजेंसी के बारे में बताया और कहा कि वहाँ अप्लाई करो। मैंने फेसबुक पर उनसे कांटेक्ट किया और मीटिंग अरेंज करने की रिक्वेस्ट की। कुछ दिन बाद मुझे उनका कॉल आया। उन्होंने मुझे पोर्टफोलियो के साथ ऑफिस आने को बोला। ये सुन के मुझे थोड़ी उम्मीद मिली। पिछले 2 महीने वेस्ट कर दिए थे, लेकिन जो काम मैंने इंटर्नशिप और प्रैक्टिस के दौरान किया था उसे पोर्टफोलियो में मैंने डाल दिया और उनके पास मीटिंग पे चला गया। मीटिंग के दौरान उनको मेरा काम पसंद आया और उन्होंने मुझे एज अ डिजिटल इलस्ट्रेटर हायर कर लिया। मेरा पहला प्रोजेक्ट 2500 का था, जिसमें मुझे 10 इलस्ट्रेशंस बनाने थे, लेकिन मेरे पास वैक्यूम टैब नहीं था। तो जिनको वैक्यूम टैब पता नहीं है, वैक्यूम टैबलेट बेसिकली एक डिवाइस होता है जिसपे आप पेन पेपर की तरह ड्रॉ कर सकते हो और डिजिटली सारा कुछ ड्रॉ होता है कंप्यूटर में। तो वैक्यूम डिजिटल इलस्ट्रेशन के लिए जरूरी होता है। मैंने फिर से एक सीनियर से वैक्यूम उधार लिया और प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया। जब मैं काम लेकर उनके ऑफिस गया तो उन्होंने तुरंत मुझे एक एनवेलप में 2500 पे कर दिया। जब मैं बस में अपने पीजी वापस आ रहा था तब मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे पहली बार मेरी मेहनत का असली पैसा मिला था। खुशी भी थी और एक अजीब सा गम भी था। विद टाइम काम करते करते उसी डिजाइन एजेंसी ने मुझे एक वैक्यूम भी दिलवाया और मैं उनके साथ और डेडिकेशन के साथ काम करने लगा। धीरे धीरे मुझे रेगुलरली काम मिलने लगा और मैं महीने के 5 से 10,000 कमाने लगा। मुझे ब्रांडिंग, पैकेजिंग, इवेंट मैनेजमेंट, इन सब चीजों के बारे में धीरे धीरे समझ में आने लगा। इसके बाद मैंने और क्लाइंट्स के साथ काम करने का सोचा तो मैंने फेसबुक पे एक लोकल इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के हेड डिजाइनर को कांटेक्ट किया। उन्होंने मेरा काम देखा और मुझे पार्ट टाइम हायर कर लिया, जिसके लिए मुझे 10,000 रुपए पर मंथ मिलने लगे। अब मैं 15 से 20,000 महीने का कमाने लगा। 2017 में थर्ड ईयर में आते ही डिजाइन एजेंसी ने मेरा प्राइस बढ़ा दिया और मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे जो 10 से 20,000 तक के थे। मुझे मैक्सिमम क्लाइंट या तो फेसबुक या तो सीनियर्स या फिर क्लाइंट रेफरेंस या बिहान से ही मिलते थे। एंड मेरे बड़े भाई के एक फ्रेंड एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर थे।
उनको एक फ्रीलांस डिजाइनर भी चाहिए था और मेरे भाई के थ्रू मुझे उनके साथ काम मिल गया। ये कंपनी काफी बड़ी थी, इसलिए मुझे 3,000 रुपए पर इलस्ट्रेशन मिलने लगा। मैं उनके लिए महीने का 2 से 4 इलस्ट्रेशन बनाता था, जिसके लिए मुझे 6 से 12,000 मिलता था। कभी कभी 15,000 भी कमा लिया करता था। 2018 फाइनल ईयर तक मैं 40-50,000 पर मंथ कमा रहा था। अब मुझे क्लाइंट से डील करना, बजट नेगोशिएट करना और कम्युनिकेट करना, ये सारा स्किल्स धीरे धीरे आ गया था। लेकिन मैं इसे एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में कैसे कन्वर्ट करूं, ये सीखना बाकी था। कॉलेज के लास्ट कुछ मंथ्स में मैंने जॉब अप्लाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट में नहीं बैठना था। प्लेसमेंट में मुझे सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जॉब ही मिलती, जो मुझे पसंद नहीं था। क्योंकि मैं तब तक 40-45 हजार कमा रहा था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं इंडिपेंडेंट भी जॉब क्रैक कर सकता हूँ एंड मेरा पोर्टफोलियो भी डिसेंट था। लेकिन काफी जॉब्स अप्लाई करने के बाद भी मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। फिर मैंने अपने नेटवर्क में लोगों से बात की और फाइनली मुझे बैंगलोर में एक ब्रांडिंग एजेंसी में फुल टाइम जॉब मिल गई। इस एजेंसी में मुझे 35,000 मिलते थे और मुझे पहली बार ब्रांड आइडेंटिटीज पे काम करने का मौका मिला। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा, जैसे कि एजेंसी कैसे चलती है, कस्टमर्स तक कैसे पहुंचा जाता है और ब्रांडिंग का एक्चुअल प्रोसेस क्या है। मुझे यहाँ काम करते हुए बहुत तारीफ मिली, क्लाइंट्स भी मेरी तारीफ करते थे, जिस वजह से कंपनी में मेरा अच्छा नाम बन गया। लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण मेरा एक सीनियर से बहस हो गया और मैंने कुछ महीनों में ही जॉब छोड़ दिया। उसके बाद मैंने फिर से अपनी पुरानी एजेंसी को कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट्स दिए, लेकिन बैंगलोर में सर्वाइव करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने और जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया और फेसबुक पे क्लाइंट्स ढूंढने लगा। एक दिन मेरे फ्रेंड लिस्ट में एक बंदे ने एक डिजाइन कम्युनिटी के पोस्ट पे कमेंट किया, जिसमें एक अमेरिकन क्लाइंट इलस्ट्रेटर ढूंढ रहा था। उसके कमेंट की वजह से मुझे वो पोस्ट दिख गया और मैंने डायरेक्टली उस अमेरिकन को मैसेज किया एंड उसने मुझे एक टेस्ट दिया और कहा कि अगर सब कुछ सही रहा तो हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। मैंने वो टास्क कंप्लीट किया और उसको मेरा काम पसंद आया और मुझे पहली बार डॉलर्स में पेमेंट मिली, $50 2 इलस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि अमेरिकन मार्केट में फ्रीलांस ट्राई करके देखना चाहिए। मैं अपने घर वापस आ गया और एक इंटरनेट कनेक्शन लगवा लिया। मैंने उस अमेरिकन क्लाइंट के साथ फुल टाइम पार्टनरशिप कर ली और धीरे धीरे मेरी इनकम 30 से 50,000 तक पहुंच गई। एक टाइम आया जब मैं 1 लाख तक हिट कर चुका था, लेकिन क्लाइंट को लगा कि मैं ज्यादा परसेंट ले रहा हूँ, तो उसने काम देना बंद कर दिया। मेरा अमेरिकन डॉलर का फ्लो बंद हो गया, तो मैं वापस अपने कॉलेज वाले सिटी क्लाइंट ढूंढने चला गया। लेकिन जो भी क्लाइंट्स मिले वो फ्रॉड निकले, सब काम करवा के पैसे नहीं देते थे और ब्लॉक कर देते थे। मुझे फ्रीलांस का असली पावर तब समझ आया जब मैंने डायरेक्ट अमेरिकन क्लाइंट से काम लेना स्टार्ट किया। रैंडम लोगों को आउटरीच करने से मुझे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। एक हफ्ते में मैंने 20,000 कमा लिया, लेकिन ये वन टाइम प्रोजेक्ट्स थे। इस वजह से मैंने अपनी स्किल और बढ़ाने का सोचा। इलस्ट्रेशन के साथ साथ मैंने ब्रांड आइडेंटिटी और वेबसाइट डिजाइन सीखना शुरू किया और इस टाइम मैं अपने होम टाउन वापस आ चुका था। 2019 में मुझे एक क्लाइंट मिला जिसने मुझे ब्रांड आइडेंटिटी और वेबसाइट बनाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया। ये मेरा पहला बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे $1,200 मिला और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मुझे लगभग 1 महीने का टाइम लगा। मुझे समझ आ गया कि स्टेबल इनकम के लिए एक जॉब जरूरी है। मैंने बैंगलोर की एक स्टार्टअप में जॉब ले लिया। कुछ महीने काम किया, लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होने के कारण मुझे वो जॉब पसंद नहीं आया। मैंने वो जॉब भी छोड़ दिया। बैंगलोर में सर्वाइव करने के लिए मैंने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करना शुरू किया। आउटरीच से मुझे कहीं 20-25 हजार मिलने लगे। तभी मुझे एक फिनलैंड की कंपनी से पार्ट टाइम जॉब का ऑफर भी आ गया। मैंने ये जॉब 3-4 महीने पहले अप्लाई किया हुआ था और इसके बारे में मुझे याद भी नहीं था एंड इस जॉब से मुझे 40-50 हजार मंथली मिलने लगा। फिर मेरे एक सीनियर के रेफरेंस से एक बहुत बड़े कंपनी में मुझे फ्रीलांस मिल गया। मुझे सिर्फ दिन के 5 घंटे काम करने होते थे और मुझे मंथली 50,000 मिलने लगा। बेसिकली 2,500 रुपए पर आवर मैं कमाने लगा था। लेकिन मुझे ऑफिस जाके काम करना पड़ता था, जो टाइम कंज्यूमिंग था और बैंगलोर के ट्रैफिक में मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने लगा। दूसरी तरफ मेरा फ्रीलांस भी स्टेबल हो रहा था, यहाँ से मुझे 40-50 हजार इजीली मिलने लगा था। इवेंचुअली मुझे पास्ट क्लाइंट्स के रेफरेंस से नए प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। मुझे ऑफिस जाके काम करना पॉसिबल नहीं लगा, तो मैंने वो 50,000 पर मंथ वाली पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी एंड फुल टाइम फ्रीलांस पे ही फोकस करने लगा। मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया, लेकिन मुझे फरवरी से ही काफी प्रोजेक्ट्स मिलने लगी थी। मेरे ओल्ड क्लाइंट्स भी मुझे रीच आउट करने लगे और वो मंथली मुझे 40-50 हजार का काम देने लगे, क्योंकि पूरी दुनिया ही ऑनलाइन जाने लगी थी, तो डिमांड बढ़ गई थी। उसके बाद मैंने अपने होम टाउन में वापस आने का सोचा और होम टाउन में बैठकर ही फुल टाइम फ्रीलांस करना स्टार्ट कर दिया। मुझे बिना आउटरीच के भी अमेरिकन प्रोजेक्ट्स मिलने लगे एंड मेरी मंथली इनकम 60 से 70 हजार तक पहुंच गई। मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किया और क्लाइंट्स को ईयरली या हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट में सेट करने लगा। एक क्लाइंट के मल्टीपल बिजनेसेस थे, तो मैंने उसके हर बिजनेस का डिजाइन, सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग का काम सब कुछ हैंडल करने का सोचा और मैंने उसे पिच किया कि मैं उसका सारा काम देख लूंगा अगर वो मुझे रिटेनरशिप में परमानेंटली हायर कर ले। उसके बाद मैंने उसे एक फिक्स प्राइस पिच किया और वो उसे सही लगा और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। आज के दिन में मैं 5 प्रोमिनेंट क्लाइंट के साथ काम करता हूँ। उनमें से या फिर कोई 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे है और बाकी सीजनल क्लाइंट्स हैं। एक क्लाइंट के साथ मैं उसके बिजनेस का सेल्स परसेंटेज भी होल्ड करता हूँ। अगले महीने हम लोग मिलकर एक प्रोडक्ट वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें मुझे 30% शेयर भी
मिलेगा। आज मैं कंसिस्टेंटली 1,20,000 से 1,50,000 पर मंथ अर्न करता हूँ एंड कभी कभी ये 2 लाख 3 लाख तक भी चला जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वन ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने आ रहे हैं। और प्रोडक्ट वेबसाइट लॉन्च होने के बाद 1.5 से 2 लाख मेरा परमानेंट इनकम होने लगेगा। अब आते हैं फाइनल कैलकुलेशन पे, जिसके लिए तुमने ये वीडियो पे क्लिक किया था। तो देखो, स्टार्टिंग के दिनों में मैं इनकम टैक्स फाइल नहीं करता था क्योंकि उतनी इनकम ही नहीं होती थी, लेकिन अब अर्न करने लगा हूँ तो फाइल भी करता हूँ। तो बेसिकली अगर ऐड करे, एंड ये अप्रॉक्स फिगर है क्योंकि 2019 के पहले मैंने कभी काउंट ही नहीं किया कि मैंने कितना क्या अर्न किया। तो अगर एक अप्रॉक्स फिगर भी देखे तो 2016 में मैंने कुछ 60,000 कमाया होगा, क्योंकि हाफ ईयर के बाद ही मैंने काम स्टार्ट किया था। अराउंड जुलाई अगस्त मैंने काम स्टार्ट किया था। 2017 में अराउंड 2,40,000, 2018 में अराउंड 4 लाख, 2019 में अराउंड 5 लाख, 2020 में अराउंड 8 लाख, 2021 में 10 लाख, 2022 में 17 लाख। ये मेरा सबसे अच्छा साल था क्योंकि इस टाइम मुझे बहुत सारे वन ऑफ प्रोजेक्ट्स भी मिले थे और मेरा जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट था उन्होंने भी मेरा प्राइस बढ़ाया था। उसके बाद 2023 में 16 लाख, 2024 में अराउंड 14 से 16 लाख मैंने अर्न किया होगा। इसका मैंने अभी तक कैलकुलेशन नहीं किया है, मैं जस्ट फिगर बता रहा हूँ। टोटल अब तक मैंने अर्न किया है अराउंड 77 लाख एंड इसमें 1-2 लाख माइनस प्लस होगा अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करे तो। और ये मेरा टोटल रेवेन्यू है 2016 से 2024 का। 9 साल का रेवेन्यू है ये, 1-2 साल का नहीं। और एज अ फ्रीलांसर मैक्सिमम रेवेन्यू आपका प्रॉफिट होता है, इसलिए मैंने कभी एजेंसी स्टार्ट ही नहीं किया। अगर तुमने वीडियो एंड तक देखा देन ये एक साइन है कि तुम सीरियस हो अबाउट फ्रीलांस। अगर हो तो कमेंट करके नीचे बताओ ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन एक्चुअल में सीरियस है। तो अब देखो, मैंने 3-4 साल में 1 करोड़ नहीं कमाया, लेकिन हाँ, मैं अगर चाहता तो कमा सकता था। रियलिस्टिकली देखे तो मैं अगर पूरा टाइम काम पे ही दे दूं तो मैं इजीली 24 से 30 लाख पर ईयर कमा सकता हूँ। लेकिन मुझे लाइफ में और भी चीजों पे ध्यान देना है और उन्हें भी प्रायोरिटाइज करना है। मैं फिटनेस एंड हेल्थ पे भी ध्यान देता हूँ, तो मुझे जिम और डाइट पे भी ध्यान देना होता है। मैं खुद के रिसर्च पे भी काफी टाइम स्पेंड करता हूँ ताकि मेरा नॉलेज आउटडेटेड ना हो जाए और मुझे नई चीजों के बारे में पता करने में अच्छा लगता है। एंड मेरी और भी कई सारी हॉबीज है, लाइक ऑटो मॉड्स, होम डेकोर, आर्ट। तो मैं ओवरवर्क नहीं करना चाहता। मुझे जो 1-1.5 लाख जो मंथली इनकम मिलती है मैं उसमें काफी खुश हूँ। और अब मुझे क्लाइंट्स को रीच भी नहीं करना पड़ता, तो मैं कंफर्टेबल भी हूँ। इसी वजह से एक्स्ट्रा टाइम में मैं यूट्यूब भी करना स्टार्ट किया हूँ। और तो और अभी यूट्यूब की वजह से मैं काफी टाइम के बाद डिजाइन को रिडिस्कवर कर रहा हूँ, कुछ नए चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, फिर से वो इंटरेस्ट एंड पैशन फील कर रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर ही अपना खुद का 50 लाख का अपार्टमेंट लिया। ठीक है, 3 करोड़ का नहीं है, लेकिन खुद का तो है, रेंट पे तो नहीं लिया। अब मैंने जो कार लिया है वो भी बहुत ही बेसिक है एंड उसमें जस्ट मैंने और 1.5 लाख इन्वेस्ट करके उसको मॉडिफाई करवा लिया है। तो रियलिटी यही है कि फ्रीलांस से पैसे तो बनेंगे, लेकिन अगर तुम मेरी कैलकुलेशंस देखो तो मैक्सिमम पैसे मैंने लास्ट के 3 साल में ही कमाया है। तो स्टार्टिंग के ईयर्स में फ्रीलांस से पैसे कमाना मुश्किल है, लेकिन विद टाइम एंड एक्सपीरियंस आराम से पैसे कमाया जा सकता है। ऑल्सो काफी अवेयरनेस भी है। तो मैंने जो स्टार्टिंग के दिनों में रैंडम लोगों के साथ काम करा एंड टाइम वेस्ट किया, तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो मैंने जो मिस्टेक्स की है, फॉर एग्जाम्पल काम करके पैसे ना मिलना, लोकल क्लाइंट्स पे ही डिपेंडेंट रहना, वो भी तुम अवॉइड कर सकते हो। लेकिन कैसे, ये और बाकी कई सारी डिटेल्स मैं फ्यूचर वीडियोस में शेयर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को वायरल करो।